तो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था संघ और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है हमसे, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल फर्स्ट में था संघ के नाम था और इसके राज्य क्षेत्र इसमें थे। और आर्टिकल सेकंड की बात करते हैं तो आर्टिकल सेकंड में था कि नए राज्यों का इसमें प्रवेश करना। तो संसद को क्या शक्ति थी, तो संसद को यह शक्ति दी गई थी कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यह कब कौन सा राज्य मिलाया गया था, अगर हम बात करते हैं तो 16 मई 1975 को सिक्किम का राज्य इसमें मिलाया गया था। हम बात करते हैं आर्टिकल 2 का सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, जो कि अब कैसा कर दिया गया, निरस्त, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 3 की ओर बढ़ते हैं, इसमें था नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। तो इसमें क्या किया गया था, जो राज्य होते हैं तो राज्य में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को किससे तोड़ा गया था, उत्तराखंड से तोड़ा गया था। तो उत्तराखंड से इसको तोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं कि शाह आयोग द्वारा, शाह आयोग को किसको तोड़ा गया था, शाह आयोग कब आया था, 1966 में। इससे कितने राज्य तोड़े गए थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़। इससे कितने, 1 2 3 4 5 राज्य टोटल इससे तोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 में दे रखा है कि पहली और चौथी अनुसूची अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई इसमें विधियां शामिल की गई हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जो कानून बनाए गए हैं वो किसमें किए गए हैं, अनुच्छेद 4 में किए गए हैं। यानी कि अगर इसमें राष्ट्रपति चाहे तो वो राष्ट्रपति भी इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 5 की। अब भाग दूसरा शुरू हो जाता है। भाग 2 में क्या दे रखा है, भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है नागरिकता का अधिकार। अब इसमें नागरिकता के अधिकार में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से टोटल कितने, आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक की बात की गई है। इसमें नागरिकों को अधिकार दिया गया है, उनको सुविधा दी गई है। पहला क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो सबसे पहले यानी कि संविधान के प्रारंभ में यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो नागरिक हैं उनको संविधान के अनुरूप प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही नागरिकता प्रदान की गई है। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो पाकिस्तान से, कहां से आए हैं, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, भारत आने वाले लोगों को नागरिकता दी गई है। कब ये हुआ था, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक जो लोग भारत आ गए थे उन्हें नागरिकता उस टाइम मिल गई थी और उसके बाद जो लोग आए थे उनको भी दी गई थी। लेकिन उनको क्या करना पड़ा था, उनको परमिट पर साइन करना पड़ा था। क्या किया था, परमिट पर साइन करना पड़ा था, जिसके पश्चात ही लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 में आता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो इसमें जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को क्या दिया गया था, नागरिकता का अधिकार दिया गया था। अब इसमें बात करते हैं जो भारत के लोग थे, कहाँ के, भारत के लोग थे। जो भारत के लोग थे वो कहाँ आए थे, भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। और 1 मार्च 1947 को अगर वे वापस आए थे, 1 मार्च 1947 तक अगर वे वापस आ गए थे तो उनको भी नागरिकता प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 में। तो आर्टिकल 8 में है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल निवासियों और कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया था। जैसे कि इसमें क्या है कि जो लोग विदेश में क्या करने गए हैं, विदेश
या फिर नौकरी के लिए गए हैं, या बात करते हैं कि वहां पर उन लोगों ने विवाह कर लिया, वहां पर वो लोग रह रहे हैं, फिर भी उनकी नागरिकता सुरक्षित बनी रहेगी। आर्टिकल 9 की बात करते हैं कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जो विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति, कहाँ का, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता अपनी इच्छा के अनुसार अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि भारत की नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो भी भारतीयों को नागरिकता उनकी क्या रहेगी, बनी रहेगी, जब तक कि कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करता है। क्या कार्य नहीं करेगा? जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। यदि भारत का कोई भी नागरिक अगर देश के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है, कोई ऐसी गतिविधि करता है जिससे कि देश को हानि हो सकती है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। तो आर्टिकल 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो इसमें क्या है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून है वो कौन पारित करेगा? संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है पारित कौन करेगा? संसद द्वारा पारित किया जाएगा। और यह कौन कर सकता है? गृह मंत्रालय। कौन करेगा? गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अनुमति किसकी होगी? गृह मंत्रालय इसको बनाएगा, संसद इसको पारित करेगा। अब हम बात करते हैं, अब इसमें दे रखा है हमारा नागरिक अधिकार अधिनियम 1995। तो इसके अंतर्गत कितने आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, और देशीयकरण के आधार पर और भू-भाग के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर यदि क्या होता है, किसी को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लिया कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। इससे मतलब नहीं कि वो कहाँ का है, किस देश का है, किस देश का नहीं। यदि इस व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है, तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। परंतु क्या हुआ था, इसमें संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। 1986 में संशोधन हुआ था, तो इसमें कहा गया था कि नागरिकता जो है वो किसके आधार पर? माता पिता के आधार पर प्रदान की जाएगी। किसके आधार पर प्रदान की जाएगी? माता पिता के आधार पर। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आ जाता है, अगर घूमने आता है या किसी कारणवश आता है, यदि अगर उसका जन्म भारत में हो गया तो भारत का वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से इसमें संशोधन किया गया था। 1986 में संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो नागरिकता है वह माता पिता के आधार पर दी जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं कि वैलिड, यानी कि अब क्या इसमें बात आ जाती है कि वैलिड यानी कि वैध, यानी कि अगर नागरिकता वैध होगी, यानी कि वैध होगी, सही तरीके से मान्य होगी, तो व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं। यदि कोई व्यक्ति, मान लिया कि कोई विदेश से आता है, कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है? विदेश से आ रहा है, और उसने झूठ बोलकर अपनी आईडी छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर अगर भारत की किसी महिला से, किसी स्त्री से अगर वह विवाह कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो कैसा माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसने वैलिड तरीके से प्रोसेस पूरा नहीं किया है, वैलिड तरीके से उसने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है गया है, इसलिए उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। तो अगर हम वंश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता, यानी कि हमारी किसी की भी पहचान किसके आधार पर होती थी? पिता के आधार पर होती थी। तो कैसा था? पितृसत्तात्मक था।
बट इसमें क्या किया गया था, 1992 में संशोधन किया गया था, जिसमें ये कौन सा संशोधन हो जाएगा, दूसरा संशोधन। कौन सा, दूसरा संशोधन, जिसमें कहा गया था कि जो नागरिकता है वो किसके आधार पर दी जाएगी, माता पिता के आधार पर प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जाएगी, यानी कि पंजीकरण यानी कि क्या कराकर, रजिस्ट्रेशन कराकर। क्या, अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भारत की नागरिकता के लिए उसको 7 साल के लिए, लगभग उसको 7 साल के लिए कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में उसको रहना पड़ेगा। और वह भारत में रहकर कोई भी देश विरोधी गतिविधि नहीं करता है, कोई भी देश विरोधी काम नहीं करता है, तो गृह मंत्रालय इस पर क्या करेगा, विचार करेगा। क्या करेगा, गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगा कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाए, अन्यथा नहीं दी जाए। अगर गृह मंत्रालय को लगेगा कि इस व्यक्ति को देनी चाहिए तो वह मान्य करेगा, अन्यथा वह कैंसिल भी कर सकता है, वो नहीं भी दे सकता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। इसमें क्या होता है, देशीयकरण यानी कि जो व्यक्ति है, विदेश का यदि कोई व्यक्ति, मान लिया कि विदेश का कोई व्यक्ति है, उसको भारत की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। यदि भारत की किसी भी एक भाषा का उसको ज्ञान है और वह, मान लेते हैं कोई भारतीय कला, यदि वह भारतीय कला या फिर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यदि वह रुचि रखता है, तो वह भारत में उसको कितने साल के लिए, भारत में उसको 10 साल के लिए रहना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये किसके आधार पर होगी, देशीयकरण के आधार पर। अब हम देखते हैं कि पांचवा आ जाएगा, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, यानी कि भूमि को अर्जित करके, किसके द्वारा, भूमि अर्जित कर कर, भूमि अर्जित करके। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी, मान लिया कि कोई देश है, ठीक है, कोई भी देश है, अगर उस देश को, ये कोई देश हो गया, अगर इस देश को कहाँ मिला लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है, तो इसको कहाँ मिला लिया जाएगा, अगर इस देश को भारत में मिला लिया जाता है, तो इस देश को, इन देश के सभी नागरिकों को क्या प्रदान कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, किसकी बात करेंगे, सिक्किम की। सिक्किम को कब, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम को किसमें मिला लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था। भारत देश जो था वह उसमें मिल गया था और वहां के लोगों को भारत देश की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। अब हम देखेंगे कि नागरिकता हमें प्राप्त कैसे कैसे होती है, वो हमने पूरा लिया कि किस तरीके से प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि नागरिकता क्या करेंगे, नागरिकता त्यागी कैसे जा सकती है, यानी कि किस तरीके से नागरिकता छीनी जा सकती है, किस तरीके से नागरिकता वापस ली जा सकती है। तो पहली आती है कौन सा, स्वैच्छिक त्याग, यानी कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग कर देता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो इसमें क्या आता है, भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है। यदि वह क्या करता है, दूसरे देश की नागरिकता, क्या करता है, अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर ली है तो वह भारत की नागरिकता अपनी इच्छा से त्याग देगा। फिर आती है सेकेंड की समाप्ति के आधार पर। तो भारत का जो संविधान है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है, द्विसंधात्मक नहीं प्रदान करता है। तो कैसी है, भारत में एक एकल नागरिकता है, यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करता है तो उसको अपने यहाँ की नागरिकता, यानी कि भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अब आता है सरकार द्वारा वंचित। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि किसी भी
भारतीय नागरिक की नागरिकता इसमें छीनी जा सकती है यदि किसी ने धोखाधड़ी से भी, किसी ने धोखे से अगर भारत की नागरिकता प्रदान की हो तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि वह कैसी होगी, धोखाधड़ी, और वह फर्जी नागरिकता कहलाएगी। अब हम बात करते हैं आगे कि कुछ करंट का देख लेते हैं कि गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 में 1.6 लाख से जो अधिक भारतीय हैं वह अपनी नागरिकता त्याग चुके हैं। तो गृह मंत्रालय ने कब कहा था, 2021 में कहा कि जो 1.6 लाख लोग हैं, 1.6 लाख से अधिक जो भारतीय हैं वह अपनी भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अधिनियम में वर्ष 2015 CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें क्या कहा गया था कि जो पहले भारत में प्रवेश करने वाले जो कौन से थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कहाँ के लोग थे, बांग्लादेश के जो लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, वह सब कहाँ आकर मिल गए थे, वह सब असम राज्य में आकर मिल गए थे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि यह सब मैप में कहाँ पे पड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, और यहाँ क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो सबसे कम अगर हम बात करते हैं किस देश की सीमा, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है, तो वह कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत जो है उसमें सबसे कम लगती है, और इसकी कहाँ पे लगती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीओके से लगती है। जो पीओके का जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है, भारत से, यानी कि वो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, वो किसका है, पीओके का क्षेत्र कहा जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि जो हमारा हो गया पाकिस्तान हो गया, और कौन सा हो गया, हमारा हो गया अफगानिस्तान। अब रह गया हमारा कौन सा, बांग्लादेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो जो अब इन तीन देशों के जो लोग थे वो सभी लोग कहाँ पर आकर मिले थे, वो सभी आकर मिले थे असम में, आकर सभी के सभी मिल गए थे। तो हमारा असम कहाँ पे पड़ता है, ये है असम राज्य। तो ये अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग, ये तीनों देशों के लोग कहाँ आ गए थे, सभी असम राज्य में आकर रह रहे थे। और जो इन लोगों ने क्या कहा था कि जो इन देशों के जो लोग हैं वो कैसे हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को, यानी कि मुस्लिम को छोड़कर अदर जो कास्ट के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं। यह कब हुआ था, 24 मार्च 1971 को। तो लगभग 90 लाख लोग जो पाकिस्तान से असम राज्य में प्रवेश किए थे, पाकिस्तान से कितने लोग असम राज्य में प्रवेश किए थे, लगभग 90 लाख लोग थे जो पाकिस्तान से असम में आकर मिल गए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें से काफी लोग ऐसे थे जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे, और लेकिन कई लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे, लेकिन जो इसमें से मुस्लिम थे उन लोगों को क्या कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था, और बाकी ये सभी लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। अब नागरिकता में तेजी लाने हेतु कानून में संशोधन, तो फिर क्या किया गया था, यानी कि लोगों को नागरिकता तो दिलानी है, तो नागरिकता दिलाने के लिए क्या किया गया था, कानून में तेजी से संशोधन भी। तो इसमें दे रखा है समता के अधिकार की हम बात कर रहे थे। अगर हम समता के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 80 तक की बात की गई है। अब हम देखते हैं इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि क्या दे रखा है, विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष
सभी को समानता का अधिकार दे रखा है। किसी के साथ विधि के समक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी ऊंची पोस्ट पर होता है, चाहे वो खुद कानून क्यों ना हो, उसके साथ भी अगर उसने कोई सजा की है, कोई भी ऐसा काम किया है, तो उसको बराबर ही सजा दी जाएगी। यानी कि कानून के लिए हर किसी को समान अधिकार है और सभी को समान सजा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब किसी भी व्यक्ति के साथ क्या जाति, धर्म, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 16 पर। इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता क्या हो जाएगी? अवसर की समानता। यानी कि जो सार्वजनिक रोजगार है, तो कोई भी अगर रोजगार है तो उसमें सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी जाति का होता है, किसी भी धर्म का होता है, किसी भी लिंग का होता है, सभी को सरकारी नौकरी का, सभी को रोजगार का अधिकार है वो प्राप्त किया जाएगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17 की। तो इसमें क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है, किसका? छुआछूत का अंत किया गया है। इसमें किसका? छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बात करते हैं कि आर्टिकल 18। तो आर्टिकल जो 18 है वो हो जाएगा उपाधि का अंत। आर्टिकल क्या हो जाएगा? उपाधि का अंत। तो इसमें बात करते हैं जो भी उपाधियां हैं, जैसे कि पहले होती थी राजा की या कोई बड़ी उपाधियां होती, उन सभी का अंत कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में दे रखा है हमारा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें किसकी स्वतंत्रता है? यानी कि बोलने चालने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है, बातचीत की स्वतंत्रता दी गई। अब हम इसको कितने, अगर आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो हम इसको 7 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। 7 आधार पर किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे अब हम देख लेते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इसमें किसकी दी गई है? यानी कि बातचीत करने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। मीडिया, जैसे कि क्या है? मीडिया, तो मीडिया कहीं पर भी जाकर किसी से भी कोई भी सवाल कर सकती है, यानी कि उसको क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या है? सभा रखने की, यानी कि सभा रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें क्या किया गया है? सभा रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी अगर बात करते हैं हम, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो जाता है, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, तो इस पे क्या रख सकते हैं? स्वतंत्रता प्रदान की गई कि कोई सभा रख सकते हैं और किसी भी अच्छे टॉपिक में कोई भी मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए, किसी को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, स्त्रियों को जागरूक करने के लिए सभा रख सकते हैं। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि संगठन बनाने की, यानी कि क्या कर सकते हैं? संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें क्या किया गया? संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जैसे क्या मान लेते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या करती हैं? स्त्रियों के हक के लिए संगठन बनाती हैं, जैसे कि दहेज के लिए हो गया है, किसी चीज के लिए भी वो क्या करती हैं? संगठन बनाती हैं। अब क्या हो गया है? नंबर 4, इसमें क्या है? भ्रमण करने की, यानी कि पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी जाकर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अब पॉइंट 5 की बात करते हैं
कि कहीं जाकर अगर भ्रमण करने, माना कि घूमने गए तो घूमने जाकर कहीं बस गए हैं, तो किसी भी राज्य में जाकर बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब 6 पॉइंट कहता है कि संपत्ति खरीदने की, आप जब बस गए हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं, संपत्ति यानी कि भूमि हो गया, कुछ भी खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम 7 की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया, व्यवसाय। अब जब वहां पर रहकर बस गए हैं तो वहां पर क्या करेंगे, व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कि अब हम आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 20 कहता है कि जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 20 में क्या किया गया है कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि जो सजा है, क्या किया गया है, जो सजा के समय जो अपराध घोषित किया गया है, अपराध के समय जब सजा दी गई थी उस टाइम उसने जो अपराध किया उसी के समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु स्वयं नहीं कर सकता है, उसको अपने प्राण देने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, तो निजता का अधिकार नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के का की, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो फर्स्ट से 8 तक के बच्चे हैं उन सभी को क्या दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। ये 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसमें क्या दिया गया जाएगा कि जो गिरफ्तारी है उनसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें दो तरीके से अगर हम बात करते हैं तो दो तरीकों से इसको बांटा गया है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा दंडात्मक, कौन सा हो जाएगा, दंडात्मक। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हो जाएगा निषेधात्मक। सेकंड कौन सा हो जाएगा, निषेधात्मक, यानी कि दो आधारों पर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको दो आधारों पर सजा प्रदान की जाएगी। पहली हो जाएगी दंडात्मक और दूसरी हो जाएगी निषेधात्मक। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, वारंट, यानी कि सबसे पहले क्या देगा, दलील देगा, यानी कि वारंट दिखाएगा। उसके पश्चात में क्या करेगा कि 24 घंटे के, अगर उसको गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या जज या न्यायालय के पास ले जाएगा। फिर सेकंड में क्या करेगा, उसको जज या न्यायालय में पेश किया जाएगा, यानी कि क्या की जाएगी, अपील की जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्या किया जाएगा, तो वकील, अब वो क्या करता है, जब उसको जज या न्यायालय में पेश किया गया तो वो क्या करेगा, यानी कि वो अपने लिए क्या करेगा, वकील रखेगा। क्या करेगा, वकील रखेगा अपने केस के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो क्या रखेगा, वकील रखेगा। तो इसमें क्या किया गया, दलील और अपील और वकील। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सजा की हो अन्यथा नहीं की हो तो क्या कहते हैं, सीधे इसमें गिरफ्तारी होती है। क्या होती है, गिरफ्तारी की जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। तो आर्टिकल 23 में क्या है कि आर्टिकल 23 में अगर बात करते हैं तो बालाश्रम व मानव के दुर्व्यवहार पर जो है वो क्या है, निषेध, यानी कि जो बालाश्रम या फिर बेगारी है या फिर मानव तस्करी है या बंधुआ मजदूर है, तो इन सभी के साथ क्या है, अगर व्यवहार किया जा सकता है तो वह क्या हो जाएगा, अपराध माना जाएगा। और आर्टिकल 24 की बात करते हैं, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। यदि कोई भी व्यक्ति अगर 14 वर्ष, कितने, 14 वर्ष से कम आयु का है, 14 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है तो उस पर क्या कारखाने में काम कराया जा रहा है या कहीं भी काम करा रहे हैं किसी भी ऐसी जगह पर जो कैसी खतरनाक है, बच्चे के लिए खतरनाक, जैसे कि कहीं पे खुदाई है, खनन है, तो ऐसी जगह पर यदि 14 साल से कम के बच्चे को काम कराया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण, यानी कि अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने या प्रचार प्रसार करने की व्यक्ति को क्या होगी, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 25 कहता है कि
धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। तो आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की जाएगी। यानी कि अगर कोई भी धार्मिक कार्य, ठीक है, अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर हम लोग पैसे चढ़ाते हैं या धन वगैरह देते हैं, तो क्या किया जाएगा, यानी कि जो धार्मिक प्रबंध है उसके लिए जो भी धन एकत्रित किया जाएगा या कुछ भी मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि धार्मिक जो भी कार्य हो गए हैं, जो उसका मैनेजमेंट हो गया, यज्ञ वगैरह हो गया, उसमें सब में क्या है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अब हम आर्टिकल 27 की बात करते हैं। तो इसमें किसी भी धर्म विशेष अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाएगी, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य से जुड़ा, यदि किसी मंदिर, मस्जिद, कुछ भी चर्च मान लिया, अगर उससे जुड़ी कोई भी पैसा आता है तो उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो पैसा कैसा होगा, टैक्स फ्री रहेगा, उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। तो आर्टिकल 28 में है निश्चित शैक्षणिक संसाधनों में धार्मिक निषेधों अथवा पूंजी में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि इसमें क्या किया, अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट स्कूलों में क्या किया गया है कि धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। मान लिया कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू का ही पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर किसी मुस्लिम का ही पाठ पढ़ा है, किसी एक धर्म को लेकर किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी इंस्टीट्यूट में शिक्षा नहीं दी जा सकती है, वो क्या हो जाएगा, कानूनी अपराध हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक आर्टिकल 28 तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की आर्टिकल 29 की। तो आर्टिकल 29 में बात की गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। इस 29 में क्या की जाएगी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों के लिए रक्षा प्रदान की जाएगी। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान की स्थापना, यानी कि स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए, वो खोलने की क्या दी गई है, उनको आजादी दी गई, यानी कि स्वतंत्रता दी गई है। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार भी प्रदान किया गया है। आर्टिकल 31 की बात करते हैं। तो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो इसको निरस्त किस लिए किया गया है कि मान लिया कि किसी की संपत्ति है, तो किसी की संपत्ति है, यदि गवर्नमेंट को उसकी क्या होती है, गवर्नमेंट को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो नहीं देना चाहता है। अगर गवर्नमेंट मान लिया कोई भी उसको जरूरत है सड़क के लिए या फिर रेलवे लाइन के लिए, किसके लिए, रेलवे लाइन के लिए, तो उसको अगर मान लीजिए कि ये क्या हो गया, खेत हो गया, अगर रेलवे लाइन यहाँ से उसको निकालनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतना घुमा फिरा के कहीं और से निकाल के ले जाएंगे। इसमें क्या समय, पैसा, हर चीज क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इसमें बर्बाद होगी। तो इसलिए इस जो आर्टिकल 31 है, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब गवर्नमेंट ये जो जमीन है उस भूमि को ग्रहण कर सकती है, उसको ले सकती है।